हेलो ऑल ऑफ़ यू। आप सब कैसे होंगे? शायद अच्छे होंगे। और मैं ब्रिजेश। और इसके पहले देखो मैंने एक वीडियो बनाया था कोशिका पर, कोशिका के बारे में एक वीडियो, और दूसरा वीडियो मैंने डाला था कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर क्या होता है। तो प्रोकैरियोटिक में क्या क्या होता है और यूकैरियोटिक में क्या क्या होता है, सुकेंद्र की और पूर्व केंद्र की जिसको बोलते हैं। तो आज हम आपको एक जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बारे में अंतर बताएंगे कि जो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में कौन से ऐसे जो कोशिका अंग होते हैं और कौन से नहीं होते हैं, और उसका जो सामान्य लक्षण क्या होता है। तो उसके बारे में सबसे पहले हम इसको पढ़ लेंगे थोड़ा सा कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में। तो फिर उसके बाद जब जितने भी इसके जो सेल ऑर्गेनल्स हैं, जो कोशिका अंग हैं, तो उसके बारे में एक एक हम करके चर्चा करते रहेंगे। तो आज हम सबसे पहले इसके बारे में अध्ययन करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन अक्सर सबके मन में रहता है कि जंतु कोशिका क्या है, पादप कोशिका क्या है, और ये कहाँ पर होते हैं, किसके बने होते हैं, सबसे बाहर क्या होता है, उसके बाद अंदर में क्या होता है। तो एक एक करके हम देखते हैं। तो यहाँ पर आज हम सबसे पहले हम देखते हैं कि पादप कोशिकाओं में, तो पादप कोशिकाओं में सबसे पहले होता क्या है, बाहर। अगर हम बात करते हैं कि एक जो कोशिका हमारे पास है, जैसे यहाँ पर मान लो एक हम नॉर्मल फिगर ड्रा कर रहे हैं जंतु कोशिका और पादप कोशिका में। तो जैसे यहाँ पर देखो एक प्रकार से है ये कोशिकाएं, ये इस तरीके से समझ लो। तो ये इस तरीके से एक नॉर्मल कोशिका समझते हैं। और फिर उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर सबसे बाहर और अंदर। ठीक, तो सबसे पहले ये वाले जो भाग होते हैं, अगर हम प्लांट सेल की बात करते हैं तो सबसे बाहर जो कोशिकाएं होती हैं उसमें क्या होता है, तो इसको कहा जाता है कोशिका भित्ति। और फिर उसके बाद ये जो मध्य भाग होते हैं, इसमें ये वाले भाग को हम बोलते हैं मध्य पटल, या इसके भी बाद में जो हम समझ लेते हैं मध्य पटल जो होते हैं। फिर उसके बाद ये जो भाग होता है वो क्या है, कोशिका कल, या इसको अभी हम रहने नहीं देते हैं, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करते हैं। इसको ऐसे मिटा देते हैं, अभी रहने देते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर है कि अगर अभी एक पादप कोशिका है, और इस पादप कोशिका में यहाँ पर एक बड़ी सी क्या होती है, रिक्तिका होती है, और बीच में क्या होते हैं, केंद्रक होते हैं। केंद्रक हो गए, और इसमें क्या भरा रहता है, कोशिका द्रव्य। तो सबसे पहले हम अंतर देखते हैं। सबसे पहला अंतर हमको क्या मिलता है कि कोशिकाओं में, पादप कोशिकाओं में सबसे बाहर क्या होता है। तो पहला हम पॉइंट लिखेंगे इसमें कि पादप कोशिकाओं में, कि इसमें सबसे बाहर क्या पाई जाती है, कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक, तो अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो इसमें सबसे बाहर क्या है, कोशिका भित्ति होती है, और जो यह मुख्यतः किसकी बनी होती है, जो एक प्रकार से सेलुलोज। अब सेलुलोज क्या है, सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। ठीक तो ये कार्बोहाइड्रेट है। अब रही बात कि ये परत जो होती है कोशिका भित्ति की, वो सजीव होती है कि निर्जीव होती है। ध्यान देना, एक कंपटीशन में भी पूछा गया क्वेश्चन है कि जो सबसे बाहर एक रक्षात्मक आवरण के रूप में है, तो वो सजीव होती है कि निर्जीव होती है। तो इसको ध्यान देना है कि जो सेलुलोज की बनी होती है, यह
एक निर्जीव परत होती है। ठीक, तो कैसी परत होगी? ये निर्जीव परत होगी और बहुत इम्पोर्टेंट है ये। और किसके बने होते हैं? सेलुलोज के बने होते हैं। अगर हम जंतु कोशिकाओं में बात करते हैं तो जंतु कोशिकाओं में, तो आप इसमें लिख देना है कि इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। ठीक, तो इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो होती क्या है? तो इसमें सबसे बाहर अगर हम इसको अपसेंट कर देते हैं एक जंतु कोशिकाओं में, तो सबसे बाहर कौन सी परत आ जाती है? और इस परत का नाम क्या होता है? कोशिका कला। तो आप कह सकते हो जो इसमें अगर कोशिका भित्ति नहीं है तो क्या होगी? तो इसमें हम लिखेंगे कि इसमें सबसे बाहर कोशिका कला, जिसको हम क्या बोलेंगे? सेल मेम्ब्रेन, कोशिका कला। जो सबसे बाहर क्या पाई जाती है? कोशिका कला होती है। अब रही बात कि ये होती कैसी है, ये किसकी बनी होती है? तो आप ध्यान देना कि जो मुख्यतः प्रोटीन व फास्फोलिपिड की बनी होती है। ठीक, तो सबसे पहले हम यहाँ पर सबसे बाहर के आवरण की बात किए तो इसमें सबसे बाहर क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति होती है, जो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज क्या है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है और कार्बोहाइड्रेट के बने होंगे। और यह कैसी परत होती है? यह एक निर्जीव परत होती है। और इसमें अगर हम बात करते हैं तो इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है, बल्कि इसमें सबसे बाहर क्या पाई जाती है? कोशिका कला, सेल मेम्ब्रेन होती है, जो मुख्यतः किसकी बनी होती है? प्रोटीन की और फास्फोलिपिड की बनी होती है। और ये होती कैसी है? तो यह हम कह सकते हैं जो एक सजीव परत होती है। पहला अंतर हमें क्या मिला कि इसमें निर्जीव और इसमें सजीव। अब चलते हैं, हम नेक्स्ट और बात करते हैं कि इसका काम क्या होता है। तो इसका काम हो सकता है, तो आप इसमें लिखोगे, चलो हम इसको जो है मिटा देते हैं। तो आप इसमें और भी पॉइंट लिख सकते हो, या आप पॉइंट बना सकते हो, या ऐसे में लिख सकते हो कि यह बाहरी आघातों से रक्षा करती है। तो ये क्या काम करती है? ये बाहरी आघातों से, जैसे देखो हर वक्त पेड़ पौधों में टहनियाँ, हवाएं चलती रहती हैं और टहनियाँ अनेक प्रकार के पेड़ पौधे की पत्तियाँ भी हो सकती हैं, फूल हो सकते हैं, एक दूसरे में क्या होते हैं? टकराते रहते हैं। तो आघात हो सकता है, घाव हो सकता है। तो इसलिए उनकी क्या करती हैं? ये रक्षा करने का काम करती हैं। और जो जिस तरीके से ये करती हैं वैसे इनका भी काम होता है। तो इसमें भी लिख सकते हैं, तो इसमें कोशिका कला भी रक्षा करने का कार्य करती है।
ठीक। तो ये भी क्या काम कर रही है, ये भी रक्षा करने का काम करती है, लेकिन और क्या काम करेगी, तो साथ में ही यह लिख सकते हैं कि और यह अनेक पदार्थों के स्थानांतरण पारगमन लिखते हैं, पारगमन का कार्य करती है। अब देखो ये क्या काम करती है, जैसे इसके पास में अगर और कोई कोशिका होती है तो उन्हीं कोशिकाओं से अन्य पदार्थों का या एक कोशिका से दूसरे कोशिकाओं के पदार्थों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। तो इसके पदार्थ इसमें जा सकते हैं अदर वाली कोशिका में और इस वाले के इसमें, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, ये पारगमन का काम करती है, ट्रांसफ़र करने का काम करती है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि और इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इसको नोट करना है तो नोट कर सकते हैं हम। अब दूसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे इसमें, अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट हम इसमें क्या लिख सकते हैं, तो सबसे पहले हम किसके बारे में जानें कि सबसे बाहर में क्या पाई जाती है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है और जंतु कोशिकाओं में क्या पाई जाती है, कोशिका कला होती है। अब उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, तो इसके अंदर में नेक्स्ट कोशिका अंग है, इसकी अगर हम बात करते हैं तो इस वाले को हम क्या बोलेंगे, रिक्तिका, वैक्यूल, वैक्यूल होता है। तो वैक्यूल की बात करते हैं पादप कोशिकाओं में और जंतु कोशिकाओं में, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, तो पादप कोशिकाओं में इसमें एक या दो बड़ी सी रिक्तिका, बड़ी सी रिक्तिका, इसी को एक नाम से और जानते हैं, ऐसी को और क्या कहा जा सकता है, रसधानी, रसधानी बोल सकते हैं। तो पादप कोशिकाओं में एक हो सकती है या दो हो सकती है, और कैसी होती है, बहुत ही बड़ी होती है, जो कौन है, रिक्तिका। तो एक या दो रसधानी होती है। अब जो पूरी कोशिका का लगभग कितना, हम ये इम्पोर्टेंट बहुत है, लगभग 90% भाग घेरे रहती है। तो क्या करती है, अगर पादप कोशिकाओं में, तो इसमें जो बड़ी सी एक दिख रही है वो क्या है, रिक्तिका, और ये पूरी कोशिकाओं का लगभग कितना परसेंट, 90% घेरी रहती है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो पादप कोशिकाएं होती हैं उसमें केंद्रक कहाँ पर होता है, तो केंद्रक ध्यान देना है वो साइड में होता है, जिसको हम बोलते हैं कहाँ पर है, परिधि में है। क्यों है, अगर कोई पूछे आपसे कि पादप कोशिकाओं में केंद्रक परिधि में क्यों होता है, तो आपको बताना है कि जो पादप कोशिकाएं होती हैं उसमें जो रिक्तिका होती है वह लगभग 90% भाग को घेरे रहती है, इसीलिए इसके केंद्रक कहाँ पर चले आते हैं, वो साइड में चले आते हैं, परिधि में होते हैं। अब अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें कहाँ पर होते हैं, तो ध्यान देना है कि इसमें रिक्तिका बहुत
छोटी। तो इसमें रिक्तिकाएं कैसी होती हैं? बहुत छोटी होती हैं, छोटी होती हैं। या आप कह सकते हो या अनुपस्थित होती हैं, अनुपस्थित होती हैं। तो दोनों बात सही है। कभी मान लो कि अगर होती भी है तो कैसी होगी? बहुत छोटी होगी। जैसे आप पढ़ोगे जो पैरामीशियम है, तो पैरामीशियम में क्या होते हैं? संकुचनशील रिक्तिका, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स जो होते हैं। जैसे मान लो कि पैरामीशियम इस तरीके से, ये कैसे होते हैं? ये एक स्पिंडल शेप्ड होते हैं। तो यहाँ पर एक होती है इस तरीके से और एक यहाँ पर होती है। तो इस वाले को हम बोलते हैं संकुचनशील रिक्तिका। और जैसे अमीबा में भी देखते हैं तो अमीबा में खाद्य रिक्तिका, खाद्यधानी, तो ये सब होते हैं। तो वहाँ पर भी पाई जाती हैं, लेकिन कैसी होती हैं? बहुत छोटी होती हैं। या कैसी होती हैं? अनुपस्थित होती हैं। और इसीलिए हम इसमें कह सकते हैं, तो इसमें केंद्रक कहाँ पर होगा? तो इसमें केंद्रक तो जिसमें होती ही नहीं है, तो इसी कारण क्या होंगे? तो इसलिए इसमें केंद्रक कहाँ पर होंगे? बीच में। बीच में होते हैं। ठीक, ये दूसरा पॉइंट था। और दूसरे पॉइंट में मैंने क्या देखा? रिक्तिका के बारे में देखा। तो जो रिक्तिकाएं होती हैं प्लांट सेल में 1 या 2 होती हैं और साइज में बहुत बड़ी होती हैं। लगभग कितना % घेरी रहती हैं? 90% घेरी रहती हैं। इसीलिए इसका केंद्रक कहाँ पर होता है? परिधि में आ जाता है, साइड में होती हैं। और इसमें हम क्या लिखेंगे कि इसमें जो रिक्तिकाएं होती ही नहीं हैं, या होती हैं तो बहुत कम होती हैं, अनुपस्थिति होती है। इसी कारण इसमें जो केंद्रक कहाँ पर होंगे? बीच में होते हैं। ये दूसरा पॉइंट था। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे भाई कि नेक्स्ट कोशिकांग में और क्या क्या होता है। ये तीसरा पॉइंट होगा हमारा। अब नेक्स्ट इसमें भाग है, और कौन कौन से भाग होते हैं? तो इसमें तो बहुत इम्पोर्टेंट भाग है। तीसरा है हमारा कौन सा? लवक, प्लास्टिड। तो ये लवक, तो लवक क्या होते हैं? लवक का वास्तव में अर्थ होता है क्या? रंग। तो पादप कोशिकाओं में क्या पाए जाते हैं? लवक। और ये जो लवक होते हैं मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो एक तो है आवरणी, दूसरा है वरणी, और तीसरा है हरित लवक। हरित लवक। तो ये आवरणी लवक किस में पाए जाते हैं? जैसे एक बीजों में हो सकते हैं, और उसके बाद तनों में हो सकते हैं। जैसे अनेक प्रकार के पेड़ पौधे में तने होते हैं, जैसे आलू एक प्रकार का क्या है? तना ही होता है। तो उसमें आवरणी लवक पाए जाते हैं। वरणी लवक किस में होते हैं? ये फूलों में होते हैं, फलों के छिलकों में होते हैं। तो ऐसे स्थानों पर वरणी लवक पाए जाते हैं। अब रही बात सबसे इम्पोर्टेंट, इसमें कौन होता है? हरित लवक होता है। तो इसी हरित लवक के कारण पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं हरी होती है, सबको पता होगा। तो ये 3 प्रकार के क्या हैं? लवक। तो लवक किस में पाए जाते हैं? पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे इसके बारे में कि क्या लिखना है कि लवक। तो पेड़ पौधों में लवक पाए जाते हैं। ठीक, क्या लिखेंगे? पाए जाते हैं। और इसी के कारण इसमें एक क्रिया होती है, उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण।
क्या कहेंगे? प्रकाश संश्लेषण। तो पेड़ पौधों में कौन सी क्रिया होगी? प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बेसिकली कब होती है? दिन में होती है। और दिन में काम क्या करते हैं? इसमें ये एटमॉस्फेयर से CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषित करते हैं, लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। इसीलिए प्रकाश संश्लेषण होते हैं। और जिस कारण ये जो कैसे होते हैं पादप, वो स्वापोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। फिर अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें हमें लिखना होगा कि इसमें लवक नहीं पाए जाते। इसमें लवक नहीं पाए जाते हैं। अब लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना है, इसमें एक हम जंतु की बात करते हैं और उस जंतु का नाम है एक्सेप्शन के रूप में हमें याद रखना है, अपवाद के रूप में। कौन? युगलीना। तो युगलीना एक प्रकार का क्या है? जंतु है, प्रोटिस्टा जगत का, प्रोटोजोवन में हम इसको अध्ययन करते हैं। तो युगलीना के शरीर में कुछ लवक उपस्थित होते हैं। इसी कारण युगलीना क्या कर सकता है? यह भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बना सकता है। लेकिन वैसे वास्तव में जितने भी जंतु होते हैं वो सब कैसे होते हैं? परपोषी होते हैं। ठीक, कैसे होंगे? परपोषी होते हैं, अर्थात कि अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, वो दूसरों पर आश्रित रहते हैं। लेकिन ये कैसा होता है कि ये इसके समान अपना भोजन बना सकता है। मतलब कि कैसा लक्षण रख रहा है? स्वापोषी का। और ये जब प्रकाश की अनुपस्थिति में तो ये जंतुओं के समान अपना पोषण करेगा, तो इसलिए कैसा होगा? ये परपोषी। तो आप कह सकते हो ये परपोषी भी है और स्वापोषी भी है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? तो इसको हम बोल सकते हैं संयोजक कड़ी। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ध्यान रखना, खूब पूछा जाता है। संयोजक कड़ी। तो युगलीना को हम क्या बोलेंगे? संयोजक कड़ी के नाम से जानते हैं। कनेक्टिव लिंक्स है, किसका है? ये पादपों का है और जंतुओं का है। तो रही बात लवक की, तो वैसे पेड़ पौधों में लवक पाए जाते हैं और इसमें लवक नहीं होते हैं। लेकिन अपवाद के स्वरूप में जो युगलीना होता है उसमें लवक पाए जाते हैं, इसलिए अपना भोजन वो स्वयं भी बना सकता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट देखते हैं इसमें और क्या लिख सकते हैं। नेक्स्ट कोशिका अंग है तो सबसे अब तीसरा पॉइंट क्या हुआ हमारा? लवक हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं कि तारक काय। ये बहुत इम्पोर्टेंट ये भी है। तारक काय की बात करते हैं। चौथा हमारा कोशिका अंग होगा तारक काय, सेंट्रोसोम। तो जो पादप कोशिकाएं होती हैं, जो बड़े पेड़ पौधे 3 टाइप के होते हैं। कैसे? हर्ब, सर्ब एंड ट्री। जो छोटे मोटे शाकीय पौधे होते हैं, जो झाड़िये वाले पौधे होते हैं, और जो बड़े पेड़ पौधे होते हैं। तो अगर कहा जाए तो हम लिख सकते हैं कि इसमें तो पादप में या बड़े पौधों में तारक काय नहीं होता है। ठीक, तो इनमें क्या होगा? तो इनमें तारक काय नहीं होता है। अब रही बात तारक काय होते कहाँ पर हैं, तो अभी जंतु कोशिका के बारे में हम देखते हैं। तो लेकिन अपवाद के स्वरूप में ध्यान दे रहना है। लेकिन किस में होते हैं? शैवालों में। जो छोटे पौधे होते हैं तो शैवालों में। तो शैवालों में क्या पाए जाते हैं? तारक काय होते हैं। लेकिन जो बड़े पेड़ पौधे होते हैं उसमें तारक काय नहीं होते हैं। अब इसमें अगर हम बात करते हैं तो हमें लिखना है कि इसमें तारक काय उपस्थित होते हैं। ठीक,
इसमें तारककाय उपस्थित होते हैं। अब इनका काम क्या होता है? तो इनका काम होता है कि कोशिका विभाजन में सहायता करना। ठीक, तो इनका मुख्य काम क्या होगा कि कोशिका विभाजन में सहायता करना होता है। अब रही बात कि ये होते कहाँ पर हैं, जैसे देखो यहाँ पर एक कोशिका है और वह कोशिका कौन सी हम समझ लेते हैं? जंतु कोशिका। ठीक, जंतु कोशिका हो गया। और इस जंतु कोशिका में बीच में कौन उपस्थित है? केंद्रक है। और इसी के ऊपर यहाँ पर ये ऐसी ही रचनाएं जो होती हैं, तो इन्हीं रचनाओं को हम क्या बोलते हैं? तारककाय। और जो तारककाय होता है इसके अंदर में क्या पाए जाते हैं? 2 तारक केंद्र होंगे। ठीक, तो तारककाय ये रचना कौन सी हुई? तारककाय। और अंदर में कौन सी रचना हुई? तारक केंद्र की रचना होती है। अब ये जो तारक केंद्र होते हैं वो किस रूप में व्यवस्थित होते हैं? तो ध्यान देना है, आगे पढ़ोगे वैसे इसके बारे में बताया जाएगा। तो ये तारककाय के अंदर में जो तारक केंद्र होते हैं इस तरीके से व्यवस्थित रहते हैं, यहाँ से ऐसे। और इनके बीच में कितने एंगल का कोण बनता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री का क्या बनेगा? कोण बनता है। तो इस रूप में व्यवस्थित होते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना है कि तारककाय किसमें? पेड़ पौधों में। तो पेड़ पौधों में तारककाय नहीं होते हैं, लेकिन जो छोटे पौधे होते हैं जैसे कौन है? शैवाल। तो शैवालों में तारककाय होता है। और उसके बाद अगर हम जंतु कोशिका की बात करते हैं तो जंतु कोशिकाओं में तारककाय उपस्थित होता है और इसका काम क्या होता है? कोशिका विभाजन में सहायता करना होता है। अब हम नेक्स्ट कोशिका के नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें और क्या होते हैं। तो तारककाय हो गया, तारककाय के काम क्या हो गए। अब नेक्स्ट भाग में हम देखते हैं तो इसमें कौन से और उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट है 5वां पॉइंट होगा लाइसोसोम। लाइसोसोम्स या इसी को एक नाम से और जानते हैं, इसको और एक नाम से जाना जाता है जिसको क्या कहा जाता है? लयनकाय। लयनकाय या इसी को एक नाम से और जानते हैं, इसको क्या बोल लेते हैं? आत्मघाती थैली, सुसाइडियल पाउच कहते हैं। तो आत्मघाती की जो थैली होती है। अब पादप कोशिकाओं में अगर हम बात करें तो पादप कोशिकाओं में ये जो लाइसोसोम होते हैं वो नहीं होते हैं। ठीक, लेकिन अगर हम जंतु कोशिकाओं की बात करते हैं तो जंतु कोशिकाओं में तो हम लिखेंगे कि इसमें लाइसोसोम उपस्थित होते हैं। इसमें लाइसोसोम उपस्थित होते हैं। अब इनका काम क्या होता है? तो इनका काम होता है कि जो कभी कभी कोशिकाओं के अंदर में वेस्ट मटेरियल्स आ जाते हैं, अपचयित पदार्थ आ जाते हैं, तो उनको खा करके क्या करते हैं? पचा लेते हैं। लेकिन अब भोजन ग्रहण करने के आधार पर ये जिस तरीके से अपना भोजन को अवशोषित कर रहे हैं, खा रहे होते हैं, तो 2 रूपों में, ठोस के रूपों में, द्रव के रूपों में जब ये ग्रहण करते हैं तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब इनके पास बाहर से कोई भोज्य पदार्थ नहीं मिल पाता है तो कोशिका के अंदर में जो टूटी फूटी कोशिकाएं होती हैं, माइटोकांड्रिया है जिसके द्वारा उत्पन्न होते हैं, जैसे गाल्जी काय हो गया,
तो ये उसी को क्या करते हैं, अपना आहार बनाना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, आत्मघाती थैली कहते हैं। ये मुख्यतः सामान्य रूप से अगर कहा जाए तो 3-4 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक लाइसोसोम, द्वितीयक लाइसोसोम, तृतीयक और चतुर्थक लाइसोसोम कहते हैं। तो ये जो अगर बात किया जाए तो पादप कोशिकाओं में लाइसोसोम नहीं होता है, लेकिन जो अगर जंतु कोशिकाएं होती हैं तो जंतु कोशिकाओं में लाइसोसोम होता है। कहीं कहीं पर लिखा गया है कि जो लाइसोसोम होते हैं इसका कार्य और क्या होता है, तो इसका कोशिका विभाजन में भी, तो कोशिका विभाजन में भी क्या करते हैं, ये सहायता करते हैं। सहायता करते हैं। ठीक, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो गया। अब हम नेक्स्ट कोशिका अंग के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट और क्या क्या इसमें होते हैं, क्या नहीं होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कोशिका अंग है। अब इसमें रही बात कि छठवां होगा, छठा पॉइंट कि भोज्य पदार्थ। एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि रही बात संग्रहित भोज्य पदार्थ, तो इसमें हम लिखेंगे कि इसमें संग्रहित भोज्य पदार्थ, रिजर्व फूड मटेरियल। तो संग्रहित भोज्य पदार्थ किस रूप में, इसी को कहा जाता है मंड, या इसी को हम क्या कहते हैं, स्टार्च। तो इसमें संग्रहित भोज्य पदार्थ किस रूप में, मंड के रूप में उपस्थित होता है। ठीक, तो किस रूप में होगा, मंड के रूप में होता है। अगर हम इसमें बात करते हैं तो इसमें लिखेंगे कि इसमें भोज्य पदार्थ किस रूप में, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन क्या है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है, तो उस रूप में, तो पॉलीसेकेराइड होते हैं, तो ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। तो किस रूप में होगा, किस रूप में, हमारे सबके शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में, और इसमें किस रूप में होता है, मंड के रूप में। अब कहाँ कहाँ पर हो सकता है, तो ये हो सकते हैं किसमें, पत्तियों में, और किसमें होते हैं, तनों में। और जो तने होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है भूमि के नीचे, एक होता है भूमि के ऊपर। जैसे जो भूमि के ऊपर होता है तो तने तो हमको सबको पता है, लेकिन जो भूमिगत होते हैं जैसे आलू, अदरक, हल्दी, तो ये सब वास्तव में क्या है, भूमिगत तने होते हैं। तो किस में संचित होते हैं, पत्तियों में होते हैं और तनों में होते हैं। अब यहाँ पर अगर बात किया जाए तो यहाँ पर कहाँ पर संचित होते हैं, तो ये जैसे मानव शरीर की बात करते हैं तो मानव शरीर में एक सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है, वो कौन है, यकृत। तो ये कहाँ पर संचित होते हैं, यकृत में, यकृत में संचित होते हैं। ध्यान देना, एक और भी है, जैसे हमारे पास कवक। वैसे कवक वास्तव में कैसा होता है, पौधों का ही मेंबर है, लेकिन इसमें फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं होती है। क्यों, क्योंकि इसके पास जो कोई लवक नहीं होता है, रंगहीन होता है। लेकिन इसमें जो भोज्य पदार्थ होता है वो किस रूप में संचित होता है, ग्लाइकोजन के रूप में। ग्लाइकोजन के रूप में कवकों में भी क्या होता है, भोज्य पदार्थ संचित होता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट कोशिका अंग है और कौन से हैं कि कोशिका विभाजन की बात किया जाए तो कोशिका विभाजन कैसे होते हैं। अब रही बात कि कोशिका विभाजन कहते किसे हैं, तो जब एक कोशिका से, सातवां पॉइंट होगा कि इसमें कोशिका विभाजन किस रूप में हो रहा है, तो किस रूप में होगा, तो इसमें
कोशिका विभाजन किसके द्वारा? कोशिका पट, सेल प्लेट, या सेल सेप्टम। तो किसके द्वारा होगा? तो इसमें कोशिका विभाजन कोशिका पट के द्वारा होता है। अब इसमें अगर हम बात करते हैं तो किसके द्वारा होगा? तो इसमें लिखेंगे तो इसमें कोशिका विभाजन, तो इसमें कोशिका विभाजन किसके द्वारा होगा? तो इसमें कोशिका पट नहीं होता है, तो जिसको बोलते हैं कोशिका का अंतर्वलन या अंदर की ओर धंस जाना। तो इसमें कोशिका का विभाजन किसके द्वारा होगा? अंतर्वलन के द्वारा, इनवेजिनेशन। इनवेजिनेशन के द्वारा होगा। तो इसको एक नाम से और हम जान सकते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे? सेल फरो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें किसके द्वारा होगा? सेल प्लेट के द्वारा। इसमें किसके द्वारा होगा? सेल फरो के द्वारा होगा। तो हम देखते हैं भाई कैसे होता है। जैसे देखो यहाँ पर है एक कोशिका, मान लो ये एक कोशिका है, ठीक, और ये प्लांट सेल है। तो इसमें जो सबसे बाहर का जो आवरण है वो कौन है? सेल वाल होती है। और इसी सेल वाल होने के कारण ये अंदर की ओर रिज नहीं होती है, क्योंकि कठोर होती है, इसलिए अंदर की ओर धंस नहीं पाती है। तो जो गाल्जी काय की जो छोटी छोटी थैलियाँ होती हैं, वो छोटी छोटी थैलियाँ वास्तव में इसी कोशिका पट का क्या होती हैं? प्रिकर्सर होती है। प्रिकर्सर क्या होता है? कि इसकी पूर्ववर्ती होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखे रहना। तो इसके प्रिकर्सर कौन से होते हैं? गाल्जी काय की जो छोटी छोटी थैलियाँ होती हैं, वेसिकल्स होती हैं, तो वो आ करके इसी कोशिका के अंदर में बीचों बीच में एक ऐसी रचनाएं बनाती हैं, ऐसी रचनाएं। तो इसी रचना को ही क्या कहा जाता है? कोशिका पट बोलते हैं। तो ये कौन सा भाग हो गया? कोशिका पट। तो एक समय ऐसा आएगा कि धीरे धीरे यहाँ पर ये जो कोशिकाएं इस तरीके से बन जाएंगी, इस तरीके से, ये ऐसे इस तरीके से हो जाएंगी। और एक समय ऐसा आएगा तो एक कोशिका कितनी कोशिकाओं में बन जाएगी? 2 कोशिकाओं में। तो यहाँ पर ये एक कोशिका थी, यहाँ पर क्या हो गई? 2 कोशिका। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? कोशिका विभाजन कहते हैं। तो कोशिका विभाजन किसके द्वारा हुआ? कोशिका पट के द्वारा हुआ। यहाँ पर किसके द्वारा हो रहा है? अंतर्वलन के द्वारा, या जिसको हम क्या बोलते हैं? कोशिका खांच, या इसको हम क्या बोलते हैं? सेल फरो। अब जैसे देखो इसमें यहाँ पर इस तरीके से कोशिका है, ये एक कोशिका हो गई, एक कोशिका। और इस एक कोशिका के अंदर में ये कौन है? केंद्रक है। ध्यान रखना, सबसे पहले कोशिका विभाजन में किसका विभाजन होगा? केंद्रक का विभाजन होता है। फिर उसके बाद किसका विभाजन होगा? कोशिका द्रव्य का। तो जब केंद्रक का विभाजन होता है तो उसको कहा जाता है कैरियोकाइनेसिस, और जब कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है तो उसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। तो जब कैरियोकाइनेसिस हो जाएगा तब किसका विभाजन होगा? कोशिका द्रव्य का, तो साइटोकाइनेसिस हो जाएगा। तो जिस तरीके से, जैसे देखो यहाँ पर एक कोशिका है, तो एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ पर ये अंदर की ओर ऐसे, तो अंदर की ओर इस तरीके से ये ऐसे, तो एक यहाँ से एक यहाँ से, इस तरीके से। तो जब ये अंदर की ओर धंस रहे हैं तो इसे ही क्या कहा जाता है? अंतर्वलन हो रहे हैं, इनवेजिनेशन हो रहे हैं, या क्या हो रहा है? सेल फरो। तो इसे ही क्या कहा जाता है? इसे हम क्या बोलते हैं? सेल फरो के नाम से जानते हैं। तो एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ से 2 केंद्रक हो जाएंगे और धीरे धीरे एक कोशिका से कितनी कोशिका बन जाएगी?
2 कोशिका बन जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो गया, कोशिका का विभाजन हो गया। तो कोशिका का विभाजन किसके द्वारा हुआ, अंतर्वलन के द्वारा। और यहाँ पर कोशिका का विभाजन किसके द्वारा हुआ, कोशिका पट के द्वारा। तो ये मेन अंतर थे पादप कोशिकाओं और जंतु कोशिकाओं में। तो यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पर करीब 4-5 क्वेश्चन यहाँ से हमको मिलते हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपको बता दिया। अब आपको करना क्या है, आप इसको एक बार देखो और उसके बाद एक दूसरे को ज़रूर बताओ, हो सकता हो एक दूसरे की मदद हो जाए। और इस वीडियो को आप ज़रूर से ज़रूर सबको शेयर करें। हो सकता हो कि बहुत ऐसे जो बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जा पाते हैं, बहुत ऐसे होते हैं कि दिन भर काम कर रहे होते हैं, शाम को अपना पढ़ लिख रहे होते हैं। तो हो सकता हो उनको इसी के माध्यम से कुछ जानकारी मिल जाए। तो इसको आप ज़रूर शेयर करना और एक दूसरे को ज़रूर बताना। और ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बाय बाय, टेक केयर।